हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामीटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना सिलेबस जो चल रहा था उसको कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट? ब्लड बैंकिंग। और ब्लड बैंकिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड बैंकिंग क्या होती है। इसके बाद में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया कि जनरल ब्लड इंट्रोडक्शन क्या होता है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। वो सारी चीजें अपन ने क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। आज अपन अपना ब्लड बैंकिंग के जो टॉपिक्स है उनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे अपन ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया। कौन सा टॉपिक? ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया। कि कोई डोनेशन, कोई डोनर अगर डोनेशन देना चाहता है, ब्लड का डोनेशन अगर कोई करना चाहता है, तो उसको कौन कौन से पैरामीटर के अंदर से गुजरना पड़ता है, कि उनकी कौन कौन सी टेस्टिंग करी जाती है या उनसे कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं। वो सारी चीज टेस्ट करके अपन क्या लेते हैं, उस डोनर का डोनेशन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया या ब्लड डोनर स्क्रीनिंग। दो नाम है इसके टॉपिक के, या तो डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया या ब्लड डोनर स्क्रीनिंग। डोनर की क्या करते हैं अपन? स्क्रीनिंग करते हैं कि ये जो बंदा डोनेट ब्लड करेगा वो कैपेबल है या नहीं है। कि कई ऐसी बीमारियां होती है जिसके अंदर ब्लड डोनेट तो करना चाहता है, लेकिन कई नियम या कानून ऐसे बने हुए हैं कि इन बीमारियों के अंदर इसका डोनेशन नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों आज अपन सारी एक एक चीज पढ़ेंगे उसके अंदर। तो अपना टॉपिक है ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये इसका दूसरा नाम है डोनर स्क्रीनिंग। ठीक है दोस्तों, अभी ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया या डोनर स्क्रीनिंग पढ़ने से पहले अपन को ब्लड बैग के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लड बैग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अलग टॉपिक चलता है अपने पूरा ब्लड बैग का। अपन ये टॉपिक पढ़ने के बाद पूरा ब्लड बैग पढ़ेंगे। लेकिन एक ब्लड बैग का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि ब्लड बैग होता क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि डोनेशन किसके अंदर लेते हैं दोस्तों? ब्लड बैग के अंदर लेते हैं। किसके अंदर? ब्लड बैग के अंदर क्या लिया जाता है? डोनेशन लिया जाता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि ब्लड बैग, जनरली ब्लड बैग होता क्या है। ठीक है, डिटेल जानकारी के लिए जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपना पूरा टॉपिक है ये ब्लड बैग के बारे में। लगभग 2 या 3 क्लास उसकी होती है ब्लड बैग की। उसमें अपन ब्लड बैग के पूरे टाइप पढ़ेंगे कि ब्लड बैग होता क्या है, ब्लड बैग के पार्ट्स क्या होते हैं, ब्लड बैग फंक्शन क्या करता है, देन ब्लड बैग के प्रकार कितने होते हैं या ब्लड बैग कितने टाइप का होता है। तो अपन उसमें पढ़ेंगे कि एक सिंगल ब्लड बैग होता है, डबल ब्लड बैग होता है, ट्रिपल होता है, क्वाड्रिपल और पेंटा। तो 5 प्रकार के अपन ब्लड बैग पढ़ेंगे। लेकिन वो तो अलग टॉपिक चलता है ब्लड बैग का। लेकिन डोनेशन स्क्रीनिंग या डोनर स्क्रीनिंग पढ़ने से पहले ब्लड बैग के बारे में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड बैग होता क्या है। तो दोस्तों ब्लड बैग के बारे में आपको बताऊंगा। ब्लड बैग देखो होता क्या है बेसिकली, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी का एक क्या होता है, फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है। जिस प्रकार अपन यूरिन लेते हैं ना, तो यूरिन का छोटा कंटेनर होता है, या फिर ब्लड सैंपल लेते हैं तो वाइल के अंदर लेते हैं तो वाइल होती है। उसी प्रकार अगर ब्लड सेलेक्ट अपन को कलेक्ट करना है तो 350 ml का या 450 ml का क्या होता है दोस्तों, ब्लड बैग होता है। ठीक है, आया समझ में? कितने एम एल का? या तो 350 ml का या 450 ml का क्या होता है, ब्लड बैग होता है। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। और वो बना किसका होता है? आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जितने भी लाइटों के पाइप होते हैं या फिर नलों के पाइप होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक तरीके का क्या है, ये प्लास्टिक है। वो तो कौन सा प्लास्टिक होता है? हार्ड प्लास्टिक होता है। लेकिन जो ब्लड बैग बना होता है, बना तो वो भी पीवीसी का ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट होता है। बिल्कुल कौन सा होता है? सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल ब्लड बैग बना होता है। ठीक है, और ब्लड बैग होता क्या है कि अपन इसको क्या होता है, डिस्पोजेबल। एक बार यूज लेने के बाद ब्लड बैग को दोबारा क्या नहीं ले सकते, यूज नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल होता है, पीवीसी कंटेनर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है दोस्तों, बायोमेडिकल होता है। मतलब इसको अपन काम में लेने के बाद कहाँ डिस्कार्ड कर देते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड बैग के बारे में आपको डायग्राम बताऊंगा कि ब्लड बैग दिखता कैसा है। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या लेते हैं, ब्लड डोनेशन का, ब्लड जो डोनेट कर रहा है उसका क्या लेते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ब्लड बैग का क्या बताऊंगा, अभी डायग्राम बताऊंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार का क्या होता है, ब्लड बैग होता है।
फिर ब्लड बैंक का डायग्राम पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद अपन अपने टॉपिक पे चलेंगे, जो अपना टॉपिक है ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, अगर श्याम पैरामेडिकल के अब तक जो ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है पहले, उनको आपने अगर नहीं देखा है तो सारी वीडियो जाकर देखें। अगर किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अब अपना टॉपिक करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। तो दोस्तों, अपन ये पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना है, ब्लड बैग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ब्लड बैग पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस प्रकार का क्या होता है, ब्लड बैग होता है। ठीक है, ये पीवीसी का बना होता है, फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है। इसका वॉल्यूम या तो 350 ml का होता है या 450 ml का होता है। मतलब 1 यूनिट के अंदर या तो अपन को 350 ml 350 ml ब्लड लेना होता है, या फिर 1 यूनिट के अंदर अपन को कितना ब्लड लेना होता है, 450 ml ब्लड लेता है। ये वॉल्यूम डिसाइड किससे होता है, कि ये वेट के अनुसार डिसाइड होता है कि डोनर का वेट कितना है। ये वॉल्यूम किससे डिसाइड होता है, डोनर का वेट कितना है, जो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर पढ़ेंगे, कि अगर किसी व्यक्ति का या अगर किसी डोनर का वेट इतना है तो उसको अपना अपन को कितना वॉल्यूम उसका क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। फीमेल के अंदर क्या होता है, हमेशा 350 ml ही क्या करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है फीमेल के अंदर 350 ml ही कलेक्ट करते हैं। उनका अगर वेट ज्यादा है तो अपन 450 ml भी उनका क्या कर सकते हैं, ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये वॉल्यूम की बात हो गई। ये क्या लिखा होता है, इसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है। और वो लेबल भी ऐसा नहीं होता हल्के फुल्के, जो अपन कॉपी के अंदर कागज होता है वो तो एक नॉर्मल कागज होता है, नॉर्मल तरीके का पेपर होता है। लेकिन जो इस पर लेबल लगा रहता है ना, वो बिल्कुल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, वो इस प्रकार का बना होता है, चाहे ब्लड बैग को आप सेंट्रीफ्यूज कर लो, चाहे ब्लड बैग को आप पानी के अंदर डाल दो, तो भी ये लेबल क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। उस लेबल पर क्या लिखा रहता है, इसका वॉल्यूम लिखा रहता है कि बैग 350 ml का है या बैग 450 ml का है। ठीक है दोस्तों, ये जो साइड में इसके मैंने लिख रखा है मित्रा, ये क्या होती है, ब्लड बैग की कंपनी होती है, कि ब्लड बैग को मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया है। वो क्या होता है, इसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। कई बैगों में मित्रा लिखा रहता है, कई बैगों में पॉलीमेड लिखा रहता है, कई अदर कंपनी के भी ब्लड बैग आते हैं, उनका नाम यहाँ पे क्या लिखा रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है दोस्तों, देन जो फिर लेवल पे तीसरी चीज आती है, इसमें लेवल पर लिखा रहता है डोनर का नेम, कि ये जो डोनेशन दिया है इस बैग के अंदर किस इंसान का या किस डोनर का ब्लड है, उस डोनर का यहाँ पे क्या लिखा जाता है दोस्तों, इसमें उसका नाम लिखा जाता है। फिर आती है डोनर की आईडी,
कि ये जो डोनेशन दिया है वो कौन सी आईडी का या कौन से आइडेंटिटी नंबर का ये क्या डोनेशन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें उसका डोनर का क्या लिखा जाता है, आईडी लिखा जाता है। देन आती है फिर तीसरी चीज कलेक्शन डेट। कलेक्शन डेट का मतलब होता है कि ब्लड जो कलेक्ट किया है वो कौन सी तारीख को कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, कलेक्शन डेट लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है फिर एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में क्या आता है कि इस ब्लड को कितने दिन तक अपन को क्या काम में लेना होता है। जैसे ब्लड की लाइफ होती है, अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है या ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, उसकी लाइफ तो 120 डेज होती है, यानी कि 3 महीने होती है। लेकिन अगर ब्लड बॉडी के अंदर से अपन ने किसमें कलेक्ट कर लिया, ब्लड बैग के अंदर कलेक्ट कर लिया, तो अपन को उसको कितने दिन तक क्या लेना होता है, काम में लेना होता है, वो होती है दोस्तों इसकी एक्सपायरी डेट। अब ब्लड बैग की एक्सपायरी डेट कौन डिसाइड करता है, इसके अंदर क्या आता है, एक तो सीपीडीए आता है, ठीक है, जो तो क्या होता है एंटी कोगुलेंट आता है, और एंटी कोगुलेंट का काम आपको पता है कि ब्लड को क्लॉट होने से क्या रोकता है। देन इसकी अपन को लाइफ बढ़ाने के लिए अगर बाहर से अपन को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन या एडिटिव सॉल्यूशन इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और वो एडिटिव सॉल्यूशन होता है SAGM। क्या होता है दोस्तों, SAGM, सेगम। इसकी फुल फॉर्म होती है सलाइन एडेनिन ग्लूकोज और मैनिटोल। ये बाहर से क्या होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है जो ब्लड की लाइफ को बढ़ाता है। ब्लड की लाइफ को कितने दिन बढ़ाता है, ये 7 डेज बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों, कितने दिन बढ़ाता है, 7 डेज बढ़ाता है। और इस ब्लड बैग के अंदर पहले से जो एंटीकोगुलेंट फिल रहता है उसका नाम क्या होता है, CPDA। क्या होता है, CPDA1, सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये क्या काम करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और सीपीडीए के अंदर ब्लड को कितने दिन तक स्टोर करा जा सकता है, 35 दिन तक। कितने दिन से तक, 35 दिन तक। और सीपीडीए के अंदर अगर बाद में अपन ने सेगम ऐड कर दिया तो 35 और 7 कितने हो जाते हैं, 42 दिन। तो एक्सपायरी डेट क्या आएगी, जो जिस डेट को अपन ने कलेक्ट किया है उससे अपन को कितने दिन काउंट करने होते हैं, इसको 42 डेज काउंट करने होते हैं, और वही अपनी क्या हो जाती है, एक्सपायरी डेट हो जाती है। इसके अंदर पहले से जो ब्लड बैग होता है उसमें क्या फिल आता है, एंटीकोगुलेंट फिल आता है, और एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है, CPDA। इसकी फुल फॉर्म होती है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एडेनिन। ये ब्लड को क्या, एक तो क्लॉट होने से रोकता है, और ब्लड को कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकता है, 35 दिन तक अपन इसको क्या काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड को अपन को 42 दिन तक काम में लेना है तो इसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे, एडिटिव सॉल्यूशन या एनर्जी का सोर्स ऐड कर देंगे। उसका नाम क्या होता है, सेगम होता है। और सेगम की फुल फॉर्म होती है सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। ये ब्लड की लाइफ को कितने दिन बढ़ा देता है, 7 दिन बढ़ा देता है। और जैसे ही ब्लड की लाइफ को 7 दिन बढ़ाएगा तो अपन इसको कितने दिन तक काम में ले सकते हैं, 42 डेज तक या 42 दिन तक इसको काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एक्सपायरी डेट। और एक्सपायरी डेट क्या होती है, जो जिस तारीख को अपन ने कलेक्ट किया है उससे लेके 42 दिन जिस भी तारीख को हो रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, अपनी एक्सपायरी डेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप, कि अपन ने ब्लड का जब डोनर का अपन स्क्रीनिंग करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, तो अपन एक टेस्ट करते हैं ब्लड ग्रुप की, डोनेशन जो डोनर दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वहां अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखते हैं। तो आपको ये लेबल समझ में आया होगा कि लेबल के अंदर जो जो चीज लिखी हुई है उसके अंदर अपन को क्या क्या चीज मेंशन करनी होती है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखो साइड में जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री में 3 होल रहते हैं, इसमें कितने होल रहते हैं, 3 होल रहते हैं। ये होल क्या करते हैं, जो अपन सैंपल लेते हैं, सैंपल वाइल होती है, एक तो अपन सैंपल लेते हैं ईडीटीए वाइल के अंदर, और एक सैंपल लेते हैं अपन रेड वाइल के अंदर, जिसका दूसरा नाम होता है क्लोट एक्टिवर वेक्टर वाइल, या उसको बोलते हैं प्लेन वाइल। अब इन दोनों वाइलों के अंदर सैंपल क्यों लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक सैंपल तो लिया किसके अंदर अपन ने, रेड वाइल के अंदर, और एक सैंपल लिया अपन ने दोस्तों ईडीटी वाइल के अंदर। अगर वाइलों को अपन को होल्ड करना होता है तो किसके अंदर होल्ड करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल लेने वाले की वाइल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और आगे सैंपल इनमें क्यों लेते हैं, ये अपने आगे की वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि रेड वाइल का सैंपल क्या काम आता है और ईडीटी वाइल का सैंपल क्या काम आता है। फर्दर डोनेशन लेने के बाद लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट को करने के लिए अपन रेड वाइल, क्योंकि इसमें मलेरिया का, सिफिलिस का, HIV ये सारे अपन को टेस्ट करने होते हैं, तो वो तो अपन रेड वाइल से करेंगे। और फर्दर अपन को ब्लड ग्रुप वापस क्या करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है। तो ब्लड ग्रुप वापस चेक करने के लिए अपन किस वाइल में सैंपल लेते हैं, ईडीटी वाइल में सैंपल लेते हैं। तो आपको ये जो वाइल्ड होल्डर थे इसकी बाउंड्री के अंदर जो 3 प्रकार के होते हैं, काम पता लग गया आपको कि ये काम क्या आते हैं, वाइल को, जो सैंपल वाइल होती है उसको होल्ड करने के ये क्या काम आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसमें एक ब्लड बैग की ट्यूब निकली रहती है, ठीक है। ये क्या होती है, ब्लड बैग की ट्यूब रहती है। ये ब्लड बैग की ट्यूब रहती है, और इससे आगे के सिरे पे क्या जुड़ी रहती है, निडिल जुड़ी रहती है, ठीक है। और निडिल पे बाहर क्या आता है, निडिल कैप आता है, ठीक है।
और ये निडल कैप दो चीज का बना होता है। जो अंदर वाली इसकी पैकिंग अंदर वाला जो कवरिंग होती है वो तो रबर की बनी रहती है, और बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है। तो जो निडल होती है वो किसके अंदर पैक रहती है, निडल कैप से क्या रहती है, कवर रहती है। और निडल कैप के अंदर भी दो तरीके के कवर होते हैं। निडल कैप में जो बाहर की बाउंड्री है वो तो हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, और अंदर की जो कवरिंग है इसकी वो क्या होती है, बिल्कुल स्मूथ रबर की बनी होती है। अगर स्मूथ रबर के अंदर अगर निडल टच भी हो जाती है तो निडल की शार्पनेस क्या नहीं होती, कम नहीं होती। अगर निडल की शार्पनेस अच्छी होगी तो अपन को जो फ्लेबोटोमी करते हैं वो करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, या डोनर के क्या नहीं होगा, थोड़ा पेन नहीं होगा। निडल की शार्पनेस को कौन बताता है, जो रबर की कवरिंग इसके अंदर रहती है। ये क्या रहती है, ब्लड बैग ट्यूब रहती है। जैसे ही अपन निडल को कहाँ इंजेक्ट करते हैं, डोनर की वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो ब्लड ट्यूब से होता हुआ किस में चला जाता है, ब्लड बैग में चला जाता है। ठीक है, ब्लड बैग ट्यूब रहती है। और इस देखो ब्लड बैग ट्यूब के ऊपर भी ब्लड ट्यूब बैग ट्यूब नंबर होता है। क्या होता है, ट्यूब नंबर होता है, जैसे कुछ भी ट्यूब नंबर होता है। ये क्या होता है, ट्यूब ट्यूब नंबर होता है। ये ट्यूब में 3 या 4 जगह ये क्या होता है, ट्यूब नंबर होता है, जो आइडेंटिफिकेशन के क्या आती है, काम आती है। कई बार क्या होता है कि डोनर का नेम भी सेम, दो डोनरों का नेम भी कई बार क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। ठीक है, कलेक्शन डेट भी कई बार सेम आती है। देखो कलेक्शन दो डोनर आए, एक नाम क्या है, तो उनकी कलेक्शन डेट भी सेम रहेगी और उनकी एक्सपायरी डेट भी सेम रहेगी। डोनर का नाम दोनों का सेम हो गया, हो सकता है डोनर का ब्लड ग्रुप भी क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो अपन को बैग को आइडेंटिफाई करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। और आइडेंटिफाई अगर बैग को करना है तो अपन किस कौन सी चीज काम में लेंगे दोस्तों, जो ट्यूब नंबर होता है बैग का, वो अपन को क्या लेना होता है, काम में लेना होता है। क्यों लेना होता है, क्योंकि प्रत्येक बैग का जो ट्यूब नंबर है, प्रत्येक बैग का ट्यूब नंबर क्या होता है, अलग होता है। एक बार जो ट्यूब नंबर एक बैग की ट्यूब के अंदर आ गया, वो दोबारा इन फ्यूचर किसी भी ब्लड बैग की ट्यूब के अंदर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना फोरम होता है, डोनर फोरम होता है, उसके अंदर अपन को ये चीज भी क्या करनी होती है, मेंशन करनी होती है। ठीक है, जब अपन डोनर फोरम होता है वो भी इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया के, कि डोनर फोरम क्या होता है, उसको फिल कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज को अपन को मेंशन करनी होती है, क्या क्या अंदर उसकी चीजें पूछी जाती है, वो सारी चीजें अपन को आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कि ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे अपन पढ़ेंगे उसके अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्लड बैग क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर एक ब्लड बैग होता है, उसमें सीपीडी भरा रहता है जो एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, उसके दिन अपन 35 दिन तक काम में ले सकते हैं। देन उसके बाद इसमें एडिटिव सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इसकी ब्लड लाइफ को 7 दिन और बढ़ा देता है, तो टोटल लाइफ 42 दिन हो जाती है। ठीक है, ये जो इसका वो रहता है लेबल, लेबल पे जो सारी चीज डेटा लिखे हुए हैं मैंने आपको इनको समझाया। देन आपके एक चीज और दिमाग में आ रही होगी, ये चीज क्या है, ये चीज काम आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। क्या काम आती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है या किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो उसके शरीर में ब्लड को चढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड को चढ़ाना के लिए ये जो ट्यूब निकल रही है अलग से, ये क्या काम आती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम आती है। इसमें वेन सेट लगाया जाता है नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, और फिर बैग को ऊपर टांग कर डोनर की वेन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ब्लड बैग होता है। ये क्या रहती है, निडल रहती है इसके अंदर, ये निडल कैप रहता है। ठीक है, ये ब्लड बैग होता है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है दोस्तों, सीपीडीए सॉल्यूशन ऑलरेडी फिल रहता है। ठीक है, अब सीपीडीए सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है। 350 ml के बैग में सीपीडीए सॉल्यूशन अलग रहता है, 450 ml के बैग में सीपीडीए सॉल्यूशन अलग रहता है। देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड बैग, उसमें अपन सारी चीजें बताएंगे कि सीपीडीए 350 ml के बैग में कितने होगा, 450 ml के बैग में सीपीडीए का क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम कितना होता है। उसी प्रकार सेगम का क्वांटिटी भी अलग रहता है कि 350 ml के बैग में सेगम कितना वॉल्यूम के अंदर ऐड करना होगा, 450 ml के बैग अगर ब्लड बैग है अपने पास तो उसके अंदर सेगम कितना ऐड करना होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्लड बैग होता क्या है और काम क्या आता है। दोस्तों ब्लड बैग की स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है, और ये काम क्या आता है, ब्लड को कलेक्ट करने के काम आता है। देन ब्लड की प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग का मतलब आपको मैंने बताया था कि ब्लड के क्या बनाया जाता है, कंपोनेंट बनाया जाते हैं, और कंपोनेंट बनाने के बाद अपन को उनको अलग अलग बैग में क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ये तो एक तरीके का सिंगल बैग है। उसी प्रकार क्या आता है, डबल बैग आता है। डबल बैग में क्या रहते हैं, दो बैग अटैच रहते हैं, सेम एज इट इज दो बैग अटैच रहते हैं। निडिल एक बैग में अटैच रहती है, बाकी ये दो जो दूसरा बैग आता है वो इस वाले मेन बैग से क्या रहता है, अब बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार ट्रिपल बैग आता है,
ट्रिपल बैग में क्या रहता है, 3 बैग रहते हैं। और आता है क्वाड्रेपल बैग, क्वाड्रेपल बैग में 4 बैग रहते हैं। और पेंटा जो बैग आता है उसके अंदर क्या रहता है, 5 बैग रहते हैं। ये फर्दर आगे क्या काम में आते हैं अपन को, ब्लड के जो मैंने आपको कंपोनेंट बनाए थे, बताए थे कि पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी और क्रायो, इनको क्या काम करने के आते हैं, सेपरेट करने के काम में आते हैं। ठीक है, वो अपन क्या पढ़ेंगे, जब ब्लड बैग पढ़ेंगे उसके बाद अपन आपको बताया जाएगा कि ब्लड कौन से ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है और कंपोनेंट सेपरेट करते कैसे, वो भी अपना एक अलग टॉपिक है। जब वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि ब्लड का जो होल ब्लड होता है उसके कंपोनेंट सेपरेट कैसे किया जाता है, उसका पूरा सिस्टम होता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को कितने आरपीएम पर, कितनी रोटेशन पर मिनट पे घुमाना पड़ता है, कितने मिनट के लिए, और कितना उसका टेम्परेचर रखना पड़ता है। वो सारी चीजें अपन डिटेल जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में अपन को मेंशन करवा दिया जाएगा। आपको अभी ब्लड बैंक का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि ब्लड बैंक होता क्या है और ब्लड बैंक का काम क्या होता है, ब्लड को स्टोर करना या ब्लड को कलेक्ट करना और ब्लड की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक था ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया या डोनर स्क्रीनिंग, उस पर अपन क्या करते हैं, अभी चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया, डोनर स्क्रीनिंग। दोस्तों डोनेशन लेने से पहले डोनर की क्या करी जाती है, स्क्रीनिंग करी जाती है। डोनर के कुछ प्रकार के टेस्ट करे जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया या डोनर स्क्रीनिंग के अंदर आते हैं। तो इसमें अपन को डोनर के 3 प्रकार के टेस्ट करने होते हैं। पहला अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि उसको देखकर या उससे कुछ चीजें पूछकर अपन को क्या लगानी होती है, पता लगानी होती है कि सामने वाले को देखकर अपन को क्या अंदाजा लग जाएगा कि डोनर एक तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, फिट है। तो वो सारी चीजें किसमें लगा पता लगाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है कि डोनर को इन फ्यूचर कोई किस इन पास्ट सॉरी डोनर को इन पास्ट के अंदर या प्रेजेंट टाइम किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं चल रही, ठीक है, या बीमारी हुई तो नहीं है, वो सारी चीजें अपन किसके अंदर लगाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर पता लगाते हैं। देन उसके बाद आता है लास्ट में लेबोरेटरी टेस्ट। कि लेबोरेटरी टेस्ट कि डोनर का जो अपन ने डोने जो उसने डोनेशन दिया था वो ब्लड कलेक्ट कर लिया, और ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसके कुछ प्रकार के अपन को क्या करने होते हैं, टेस्ट करने होते हैं। वो टेस्ट करने के बाद ही फर्दर अगर किसी इंसान को या किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो अपन क्या करते हैं, वहां पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसमें 3 तरीके के अपन को टेस्ट पढ़ने होंगे। पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन और तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट। तो स्टार्ट करें दोस्तों, उठाओ लो अपने पेन और कॉपी, तैयार हो जाओ। पहला क्या लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा अपन इसके अंदर टेस्ट करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अपन को 2 तरीके के मेडिकल एग्जामिनेशन करने होते हैं। एक तो करने होते हैं टेम्पररी मेडिकल एग्जामिनेशन और एक करना होता है परमानेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। टेम्पररी मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब तो होता है कि ये बीमारी अगर इतने दिन टाइम पीरियड पहले हुई है और अब वो ठीक हो गई तो अपन क्या ले सकते हैं, उसका ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं या उसका डोनेशन ले सकते हैं। और परमानेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि अगर ये बीमारी इसको है तो इसका जीवन में कभी भी इसका ब्लड अपन को क्या करना, कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 प्रकार के डेफरमेंट आते हैं। एक तो आता है परमानेंट डेफरमेंट। देन एक आता है परमानेंट डेफरमेंट। पहला टेम्पररी डेफरमेंट और दूसरा परमानेंट डेफरमेंट। ठीक है,
देन तीसरी चीज आती है लेबोरेटरी टेस्ट। क्या आती है? लेबोरेटरी टेस्ट। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन और तीसरा आता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कि डोनर को देखकर अपन को क्या क्या चीजों का पता लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा नीड किस चीज की होती है कि डोनर क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट का आप मतलब समझते हो कि उसका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर डोनर होना चाहिए। ठीक है, ब्लड देने के लिए वो क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट होना चाहिए। और फिजिकली फिट होने के साथ साथ वो सोशली फिट और मेंटली फिट भी होना चाहिए। पहला तो फिजिकली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए और मेंटली फिट होना चाहिए। दूसरी चीज आती है, आप समझते हो फिजिकली फिट का मतलब कि उसका शरीर क्या करना चाहिए? प्रॉपर रूप से वर्क करना चाहिए कि जो देख कर अपन को चीज पता लग रही है उसकी बॉडी कैसी है, तो वो क्या रहनी चाहिए? फिजिकली फिट रहना चाहिए। दूसरी चीज आती है मेंटली फिट होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, या मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए? उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि सोशली फिट होना चाहिए। सोशली फिट का मतलब क्या होता है कि सामाजिक रूप से भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है दोस्तों कि खुद तो ब्लड दे ही रहा है, ठीक है, और दूसरों को भी क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, खुद तो ब्लड दे रहा है और दूसरों को भी क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, और आपस में अपना जो डोनेशन नंबर है उसको क्या बढ़ा रहा है? ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। एक तो खुद मैं दे रहा हूँ ब्लड और मेरे साथ में 4 लोगों का भी क्या करवा रहा हूँ? ब्लड डोनेशन करवा रहा हूँ। तो वो क्या होता है? सोशली फिट होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ब्लड देने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ब्लड देने से 3 लोगों की जान बचती है। ठीक है, और ब्लड देने से अपने शरीर के अंदर, क्योंकि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 दिन होती है। तो 120 दिन बाद जो अपने शरीर के अंदर ब्लड था वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो 120 दिन बाद अपना शरीर में ब्लड नया बनता है। तो अपना पुराना ब्लड नष्ट ना हो और अपने ब्लड जो है किसी के काम आ जाए, तो वो कौन काम करते हैं? सोशल वर्कर करते हैं, या सामाजिक रूप से जो लोग काम करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, कई एनजीओ बना रखे हैं, कई ऐसी संस्थाएं बना रखी है कि वो सामाजिक रूप से क्या काम करती है? वर्क करती है। तो उसका उनका काम क्या होता है? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ब्लड देने से किसी प्रकार की अपन को हानि नहीं होती, बल्कि 3 लोगों की क्या बच सकती है? जान बच सकती है। तो ये काम कौन करते हैं? सोशल वर्कर करते हैं। तो ब्लड देने वाला मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए और फिजिकली रूप से भी क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। ये तो बात आ गई अपनी फिट वाली बात। दूसरी बात करते हैं कि डोनर अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसको प्रॉपर डाइट लेके रखनी चाहिए, या भूखे प्लेट ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज दिमाग में बिठा लेना, कभी भी अपन को डोनेशन देना है या लेबोरेटरी के अंदर जाना है या किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, तो बिल्कुल अपना खाना खाया हुआ होना चाहिए, या अपने शरीर के अंदर प्रॉपर डाइट ली हुई होनी चाहिए। कभी भी भूखे पेट आपको क्या नहीं करना? ब्लड डोनेट नहीं करना, या भूखे पेट ऐसी सेंसिटिव जगह नहीं जाना जहां अपन को बीमारी होने का क्या रहता है? खतरा रहता है। किसी लेबोरेटरी के अंदर नहीं जाना, किसी मेडिकल ऐसी कोई बड़ा सिस्टम चलता हो जहाँ, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हो जिनकी मेडिसिन की, वहां नहीं जाना, क्योंकि वहां सारी चीजें कंटामिनेट होती है। वहां जैसे आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो वहां सैंपल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, पूरी बॉडी रहती है, तो वो कंटामिनेट होती है। हो सकता है वो आपकी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर दे, और भूखे पेट आदमी क्या होता है? जल्दी बीमार होता है। ठीक है, तो अपन को डोनेशन देने से पहले खाना खाया हुआ होना चाहिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं तो मेरी बॉडी क्या रहनी चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे को फीवर हो रहा है, या मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन है, या मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो मैं क्या दे सकता हूँ? ब्लड दे सकता हूँ? नहीं दोस्तों, अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो वही इंसान क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर है तो वो क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट चीज आती है इसके बाद कि उसका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, कि उसका ब्लड प्रेशर समझते हो कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर वो किस प्रेशर से बह रहा है, या अपनी वेन के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो किस प्रेशर में अपने शरीर में सर्कुलेट रहता है,
वो होता है ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नॉर्मल बॉडी प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। कितना होता है 120/80, कितना होता है 120/80। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो ही क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। और दोस्तों इसमें 120 तो क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 80 क्या होता है डायोस्टेलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब आपको एनाटॉमी के, सर आपकी एनाटॉमी की क्लास लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर आपको ब्लड प्रेशर क्या पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि हाइपरटेंशन क्या होती है और हाइपोटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन में तो क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और हाइपोटेंशन में क्या होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी इंक्रीज में और कभी भी डिक्रीज ब्लड प्रेशर है तो अपन को क्या नहीं करना, ब्लड कलेक्ट नहीं करना। अगर 120/80 के अराउंड आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है तो आपको वहां क्या दे सकते हो, ब्लड डोनेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर की पल्स रेट क्या रहनी चाहिए। भाई अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी है, अपनी अपनी पल्स रेट क्या है, या अपनी जो नाड़ी है वो किस रेट से धड़कन कर रही है, ठीक है। तो पल्स रेट होती है दोस्तों, नॉर्मल ब्लड जो पल्स रेट होती है वो 80 से 100 के आसपास होती है। कितनी होती है 80 से लेके 100 तक होती है। और बीट्स पर मिनट की 80 से 100 तक, एक मिनट के अंदर कितनी बार अपनी पल्स चलती है 80 से 100 बार चलती है, ठीक है। और वो बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट तो पल्स आई और 2 मिनट के लिए चली गई और अपन ने क्या कर लिया, ब्लड कलेक्ट कर लिया। अगर जैसे ही पल्स डाउन होगी तो डोनर क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा, और फेल्ट होने के बाद उसको क्या होता है, बेहोशी की हालत हो सकती है। तो बिल्कुल पल्स रेट उसकी क्या रहनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहनी चाहिए। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर पल्स रेट कितनी होती है 80 से 100 होती है, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। भाई मैंने आपको जब सालिज मेथड का इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने बताया था कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है 12.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो एक इंसान जब ही ब्लड डोनेट कर सकता है जब उसका हीमोग्लोबिन कितना होगा, या तो 12.5 ग्राम के बराबर होगा या 12.5 ग्राम से ऊपर होगा। और ऊपर का भी ऐसा मतलब नहीं होता कि 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी 12.5 ग्राम से लेके अगर 18 और 19 तक क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और हीमोग्लोबिन की यूनिट क्या होती है, या तो ग्राम परसेंटेज होती है या ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसका क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर 12.5 ग्राम परसेंटेज या 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अपन 1 बाय 1 इनको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। डोनर शुड बी टेक ए प्रॉपर डाइट, कि डोनर को आप बिल्कुल खाना खाया हुआ होना चाहिए। तो पहली अपन को सावधानी ये रखनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन में पहली चेक चीज अपन क्या चेक करते हैं, डोनर से पूछा जाता है कि आपने खाना खा रखा है या खाना नहीं खा रखा। अगर खाना नहीं खाया तो आप बिल्कुल पहले खाना खा के आइए, उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, आपका डोनेशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसके आना चाहिए कि डोनर शुड बी बिल्कुल फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डोनर फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए उसका 120/80, और इसकी यूनिट होती है mm/Hg, ठीक है। चौथी चीज उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। कितना होना चाहिए, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर के उसका क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट आती है पल्स रेट, कि धड़कन कितनी होनी चाहिए, नाड़ी की धड़कन कितनी होनी चाहिए। पल्स रेट होनी चाहिए 80 से 100 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर। कितनी होनी चाहिए, 80 से 100 के आसपास क्या होनी चाहिए उसकी पल्स रेट होनी चाहिए, और बिल्कुल क्या करनी चाहिए, वो रेगुलर चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 ग्राम के बराबर है, या 12.5 ग्राम से ज्यादा इसका क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले तो बिल्कुल खाना खाया हुआ होना चाहिए, फिजिकली मेंटली सोशली फिट रहना चाहिए, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 37 डिग्री रहना चाहिए। देन उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहना चाहिए, 120/80 जो मैंने आपको बताया। देन उसके पल्स रेट कितने रहने चाहिए, 80 से 100 के आसपास रहनी चाहिए। और लास्ट चीज बताई मैंने, हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, 12.5 ग्राम के बराबर, या 12.5 ग्राम से ज्यादा उसका रहना क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन। ये सारी चीजें अगर वो फुलफिल कर रहा है, तभी क्या कर सकता है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो दोस्तों आज अपन ने क्या पढ़ा, ब्लड बैग के बारे में पढ़ा, मतलब कि ब्लड बैग की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो लेबल लगा रहता है उस पर क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं अपन। देन ब्लड बैग की ट्यूब क्या होती है, जो साइडों में मैंने आपको 3 बाउंड्री के अंदर होल बताए थे, कि उस होल का काम क्या होता है। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सी ट्यूब से करते हैं, निडल चीज क्या होती है। ठीक है। देन उसके बाद अपन ने डोनेशन स्क्रीनिंग पढ़ी, कि डोनर का डोनेशन लेने से पहले क्या क्या चीजें की स्क्रीनिंग करी जाती है। उसमें पहली चीज पढ़ी फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको जो भी 8 या 10 पॉइंट बताए, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए यूं ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम, राम राम।